वेलकम एवरीवन। दिस इज ऋषभ त्रिपाठी, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो लास्ट के सेगमेंट्स में, लास्ट के लेक्चर्स में हमने दो तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। और दो तरह के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें जो पहला पहला तरह का था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें हमने देखा होगा आयनिक सॉलिड्स के बारे में। और जो दूसरा टाइप हमने देखा था, दूसरे तरह का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया होगा कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में, या उसी को हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। तो हमने आयनिक सॉलिड्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस किया रहा होगा। फिर जब हमने नेटवर्क सॉलिड्स या कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया रहा होगा, तो वहां उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस किया होगा। उसके बाद हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में दो और तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बचते हैं। उसमें से तीसरा हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और उसके बाद जो चौथा तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा वो होगा हमारा जिसे हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। तो दो तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बचे हुए थे, दो हमने डिस्कस कर लिए थे पीछे के सेगमेंट्स में, क्योंकि टोटल चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। पहला होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड या जिसे हम नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और चौथा होता है मेटालिक सॉलिड्स। तो आज हमें डिस्कशन करना है तीसरे तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो जहां तक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का सवाल है, अगर हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है तो उसे डिस्कस करना होगा अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में। अब जहां तक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का सवाल है, तो पहला पॉइंट जहां पर यहां आता है वो ये है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। मतलब जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल से। मतलब जब मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके वहां फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। इसका मतलब कहने का यह है कि जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वो ये है कि दे आर सॉफ्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये सॉफ्ट होते हैं। मतलब इनका जो नेचर होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नेचर में सॉफ्ट होते हैं। जिस तरह से हमने पीछे हार्ड नेचर के बारे में डिस्कस किया होगा, ब्रिटल नेचर के बारे में डिस्कस किया रहा होगा, उसी तरह से जब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो इनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नेचर में सॉफ्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज होता है, ये रेंज ऑलमोस्ट 300 केल्विन से लेकर 600 केल्विन के बीच का होता है। इसका मतलब अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगर मेल्ट कराना है तो उसके लिए एक टेम्परेचर का रेंज होता है, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज होता है ये होता है ऑलमोस्ट 300 केल्विन से लेकर 600 केल्विन के बीच का। इसी तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो इनका भी एक रेंज होता है, और ये रेंज होता है ऑलमोस्ट 450 केल्विन से लेकर 800 केल्विन के बीच का। इसका मतलब ये रेंज है, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूलर सॉलिड को बॉयल कराना है तो उसके लिए टेम्परेचर का रेंज है, और ये रेंज ऑलमोस्ट होता है 450 केल्विन से लेकर 800 केल्विन के बीच का। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नेचर में इंसुलेटर होते हैं। इसका मतलब कहने का यह है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन ये है कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर सकें या इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकें, और इसी वजह से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में इंसुलेटर होते हैं। क्योंकि हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमें कंडक्ट कराना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो फ्री आयंस हो, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो फिर हमारे पास आयंस हो। और क्योंकि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाते, कंडक्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से ये नेचर में इंसुलेटर होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाते। अब अगर हम बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करें, जिसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स जो हमारे पास आता है वो आता है पहले सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कॉमनली कहते हैं ड्राई आइस। ये एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल माना जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। इसी तरह से सॉलिड मीथेन, ये भी एग्जांपल माना जाता है हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। अब इनके अलावा कई और एग्जांपल्स भी आएंगे, क्योंकि अभी हम जब आगे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, तो ये फर्दर 3 तरह के होते हैं, जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये जितने भी तरह के हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आते हैं, ये जो 3 कैटेगरीज होते हैं,
जब इन तीनों कैटेगरीज को हम मिक्स करेंगे तो इनके जो तीनों एग्जांपल्स होंगे, तीनों तरह के जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये एग्जांपल्स माने जाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। तो सबसे बेसिक अगर हम एग्जांपल्स की बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड CO2, जिसे हम कहते हैं कॉमनली ड्राई आइस। और दूसरा जो एग्जांपल हमारे पास आता है वो होता है सॉलिड मीथेन का। इसके अलावा आयोडीन, क्लोरीन जो हैलोजन मेंबर्स होते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल आता है जो नोबल गैसेस का, वो भी एग्जांपल माने जाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। अब ये तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस हमने किया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर हम 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई करें, फर्दर कैटेगराइज करें, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर 3 तरह से डिवाइडेड किए जा सकते हैं। इनको फर्दर 3 तरह से बांटा जा सकता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से ही जाहिर है इसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे जो नेचर में नॉन पोलर होते हैं। तो पहला टाइप जो हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, उसे कहा जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो दूसरा टाइप आएगा वो होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मतलब इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जांपल आएंगे जो नेचर में पोलर होते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और नाम से ही जाहिर है इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो ये फर्दर 3 तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं, जिसमें पहले आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और जितने एग्जांपल इस कैटेगरी में आएंगे, जितने एग्जांपल्स इस कैटेगरी में आएंगे और जितने एग्जांपल इस कैटेगरी में आएंगे, उनको ऑल टुगेदर अगर हम कंबाइन करें तो वो सारे के सारे एग्जांपल माने जाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। हम लोगों ने ये बात डिस्कस किया था कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनको फर्दर 3 तरह के सॉलिड्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरे आते हैं हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और जो तीसरे आते हैं वो होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हमें इन तीनों के बारे में डिस्कस करना होगा एक एक करके, और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में, हर बातें डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास आता है वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जो सबसे पहले तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड हमें डिस्कस करना है, जिसके फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस करना है, वो ये है, और ये है पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से ही जाहिर है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब इनमें ऐसे एग्जांपल्स हमें मिलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनके पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, मतलब वो नेचर में हमेशा नॉन पोलर होंगे, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो शुरू करते हैं करके इसके बारे में डिस्कशन। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो इनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिनसे मिलकर ये सॉलिड्स बने होते हैं, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी, या तो ये ईदर दे कैन बी एटम्स और दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, मतलब इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ये एटम्स के भी बने हो सकते हैं या फिर ये मॉलिक्यूल्स के भी बने हो सकते हैं। जैसे अगर हम एटम्स का एग्जांपल लें तो इसमें एग्जांपल हमें मिलता है आर्गन का, इसमें एग्जांपल मिलता है हमें हीलियम का, नोबल एलिमेंट्स, नोबल मॉलिक्यूल्स जो हमें मिलेंगे। और दूसरा जो ऐसे एग्जांपल्स जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, उसमें हमें एग्जांपल मिलेगा हाइड्रोजन का, इसमें एग्जांपल हमें मिलेगा क्लोरीन का, इसमें एग्जांपल मिलेगा हमें आयोडीन का। तो हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल पाया जाता है जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, और इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर बात की जाए, मतलब जिन पार्टिकल्स से मिलकर इस तरह के सॉलिड्स बने होते हैं, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दोनों हो सकते हैं। या तो इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब अगर हम एटम्स को कंसीडर कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उसमें एग्जांपल हमें मिलता है आर्गन और हीलियम का, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हमें मिलते हैं। और अगर हम मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उसमें एग्जांपल हमें मिल जाता है हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और आयोडीन का, मतलब ये दोनों हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है जो यहाँ पे बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं, वो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं यहाँ पे वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं लंडन फोर्सेस। तो लंडन फोर्सेस या वीक डिस्पर्शन फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन तरह के नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं
ये होते हैं वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या इन्हें कहते हैं लंदन फोर्सेस। ये जो लंदन फोर्सेस होते हैं ये एग्जाम्पल है, ये एक टाइप होता है वॉन डेर वाल फोर्सेस का। क्योंकि वॉन डेर वाल फोर्सेस की बात की जाए तो उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट तरह के फोर्सेस आते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आता है लंदन फोर्सेस का, जिसमें एग्जाम्पल आता है डीबाई फोर्सेस का, जिसमें एग्जाम्पल आता है कीजम फोर्सेस का। तो इन तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इनमें जो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं ये होते हैं वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या इन्हीं को हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। तीसरा पॉइंट यहां पे ये है, तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये नेचर में सॉफ्ट होते हैं। मतलब अगर इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका जो नेचर होता है ये सॉफ्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, दे आर नॉन कंडक्टर्स। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी या कंडक्ट नहीं कर पाते। रीजन साफ है, क्योंकि अगर हम इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इनका एटम होता है और या तो इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं और ना तो एटम और ना ही मॉलिक्यूल्स ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट या कैरी नहीं कर पाते। और इसी वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये नेचर में नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी या कंडक्ट नहीं कर पाते। और उसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर हम नॉन पोलर कोवेलेंट सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू काफी लो होती है। मतलब इनको मेल्ट कराना काफी आसान होता है। जो रेंज होता है इनके मेल्टिंग पॉइंट का वो काफी कम होता है, काफी लो होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दे एग्जिस्ट इन गैसियस और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं या तो ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं या तो ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो उनका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो या तो ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और या तो फिर ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो उसमें एग्जांपल मिल जाता है हमें I2 का। इसमें एग्जांपल आ जाता है एसिड का। एसिड का स्ट्रक्चर एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है। 8 एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ये जब पी ब्लॉक का डिस्कशन होता है तो वहां डिस्कस किया जाएगा। तो पहला एग्जांपल हमें मिल जाएगा I2 का, दूसरा एग्जांपल मिल जाएगा एसिड का, तीसरा एग्जांपल हमारे पास है P4 का फॉस्फोरस, अगला है Cu2, उसके बाद CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। और ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हमारे सामने आएंगे ये सभी के सभी एग्जांपल्स माने जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सभी के सभी नेचर में नॉन पोलर है, मतलब इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। और ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे और ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स से बने हुए सॉलिड्स होंगे जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाएगा वो सभी के सभी एग्जांपल माने जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद जो अगला डिस्कशन आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड में, जो अगला टाइप आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का वो आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो अगले तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास आता है वो होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब नाम से ही जाहिर है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मतलब इनमें हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है या जिनके पास पोलैरिटी होती है जो नेचर में पोलर होते हैं। और ऐसे जितने भी एग्जांपल्स आते हैं वो सभी के सभी एग्जांपल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। अब डिस्कशन शुरू करते हैं इसका। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। मतलब जिन पार्टिकल्स से मिलकर ऐसे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बने होते हैं ये पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो पोलर होंगे जिनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। और ऐसे जितने पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जिस तरह का सॉलिड का फॉर्मेशन होता है इन पोलर मॉलिक्यूल से, इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो नेचर में पोलर होंगे जिनके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। और इस तरह के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है या जो नेचर में पोलर होते हैं और जब ये आपस में कंबाइन करके सॉलिड्स बनाते हैं तो उस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है
कि दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। मतलब इसमें जो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्सेस लगते हैं, जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं, ये फोर्सेस होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। मतलब ऐसे फोर्सेस होते हैं जो डाइपोल और डाइपोल के बीच में लगेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग फोर्सेस होंगे, जो बाइंडिंग जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड किए रहेंगे, ये फोर्सेस होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। थर्ड पॉइंट, इस तरह की जो सॉलिड्स होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इनके अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये नेचर में सॉफ्ट होते हैं। मतलब जितने भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे, इनका जो फिजिकल नेचर होगा ये हमेशा सॉफ्ट होंगे नेचर में। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, और जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये नेचर में नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कहने का मतलब ये है कि जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से ज्यादा होता है। मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से ज्यादा होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं ये होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। और क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एग्जिस्ट इन गैसियस और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस की बात करें, तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो या तो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं और या तो वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इनका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ये पाया जाता है या तो गैसियस स्टेट में और या तो लिक्विड स्टेट में, बशर्ते जो कंडीशंस होने चाहिए वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर के होने चाहिए। और अगर हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल्स आता है जो नेचर में पोलर होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हमें मिल जाएगा HCl का, जिनके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, SO2 का, इनके पास भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो ऐसे जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे ये सभी के सभी एग्जांपल्स माने जाते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। और ये सब फीचर्स थे हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद जो अगला टाइप आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मतलब नाम से ही जाहिर है इसमें हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या जिसमें बाइंडिंग फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। तो देखते हैं इसके बारे में ये क्या होते हैं, इनके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो तीसरे तरह का हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड आता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनमें जो बॉन्डिंग फोर्सेस होंगे, जो बाइंडिंग फोर्सेस होंगे, ये होंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होंगे, मतलब किन पार्टिकल्स से इस तरह के सॉलिड्स बने होते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं व्हिच आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनेगा, बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा हाइड्रोजन एटम और एक ऐसे एटम के बीच में जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कोई भी हो सकता है, ये नॉर्मली ऐसे एटम्स हैं जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इन तरह के सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा हाइड्रोजन एटम और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। और ये जो ज्यादा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात यहां पे हो रही है
यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन आटम और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम के बीच में फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि दे आर लिंक्ड बाय, या फिर यहां पे जो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं, जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से मॉलिक्यूल्स स्टेबल होता है, ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो लगता है हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, ये होता है दे मे बी वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, अगर हम रूम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन की बात करें, तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, या तो ये वोलेटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड्स जो आसानी से वेपर स्टेट में जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं वोलेटाइल सॉलिड्स या वोलेटाइल नेचर कहा जाता है उसे। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, अगर हम रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, तो ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, या तो ये पाए जाते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में, और या तो ये पाए जाते हैं सॉफ्ट सॉलिड्स के फॉर्म में। मतलब अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन की बात करते हैं, तो ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ये पाए जाते हैं या तो वोलेटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में, और या तो ये पाए जाते हैं सॉफ्ट सॉलिड्स के फॉर्म में। और वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो आसानी से वेपर स्टेट में जा सके, और इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब वो आसानी से वेपर स्टेट में जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे आर नॉन कंडक्टर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। रीजन साफ है, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, और क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, इसी वजह से मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाते, और इसी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ये हमारे नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जो हमारे एग्जांपल्स माने जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास स्टार्च का, इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास स्टार्च का, इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास सुक्रोज का जिसे हम कहते हैं केन शुगर, इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास वाटर का, इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास आइस का। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के जो कि एग्जांपल्स माने जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, क्योंकि ये सभी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और इसी वजह से ये सभी के सभी एग्जांपल्स माने जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। तो ये कुछ डिस्कशन हमने किया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने 3 तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया। जिसमें पहला केस हमारे पास आ रहा था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, दूसरा हमारे पास आ रहा था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, और उसके बाद तीसरा जो हमने देखा यहाँ पे ये डिस्कस हमने किया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद जो अगले तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास आता है, जो कि 4th टाइप है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये जो अगला सॉलिड हमारे पास आता है ये है मेटालिक सॉलिड्स। तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 तरह से डिस्कस करना था, जिसमें से हमने आयनिक सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद फिर हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद जो चौथा और लास्ट तरह का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड्स। अब मेटालिक सॉलिड्स के नाम से ही जाहिर है, और कुछ बेसिक आइडिया हम इसके बारे में अगर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जब बीच में कोई पॉजिटिव पार्ट कंसंट्रेटेड होगा, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा, और उसके आसपास मूवमेंट होगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब बीच में लोकलाइजेशन होगा हमारे पॉजिटिव चार्ज का, और उसके आसपास हमारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हमें किसी भी सॉलिड का दिखाई देता है तो उस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड्स। अब ये मेटालिक सॉलिड्स होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में, देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स के बारे में आता है वो ये है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। और ये जो पॉजिटिव चार्ज मेटल्स आयंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं कर्नल्स। और साथ ही साथ इसके साथ जो दूसरे हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
मतलब अगर हम मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिनसे मिलकर ये मेटालिक सॉलिड्स बने होते हैं, ये होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होते हैं इन्हें कहा जाता है कर्नल्स। और इसके साथ साथ अरेंजमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर हम मेटालिक सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो उसमें दो चीजें पाई जाती हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में। एक होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होते हैं इन्हें कहा जाता है कर्नल्स। और साथ ही साथ इसके जो दूसरे हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फ्लो थ्रू आउट द क्रिस्टल लाइक वाटर इन सी, हेंस कॉल्ड सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली मूव कर सकते हैं पूरे क्रिस्टल में, पूरे सॉलिड में, कहीं भी मूव कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से मूव कर सकते हैं जैसे वाटर फ्लो करता है या वाटर मूव करता है सी में, एंड हेंस इट इज कॉल्ड सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है कि जो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में जस्ट अभी ऊपर भी डिस्कस हमने किया था, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं पूरे क्रिस्टल में कहीं पर भी, मतलब पूरे सॉलिड में कहीं भी मूव कर सकते हैं। और इनका मूवमेंट उतना ही फ्री होता है जितना वाटर का मूवमेंट फ्री होता है सी के अंदर। और इसीलिए इस पूरे अरेंजमेंट को हम एक नाम से जानते हैं, इसी को कहा जाता है सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इन मेटालिक सॉलिड्स के अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरे क्रिस्टल में, पूरे सॉलिड में, हर जगह पे। और इनका मूवमेंट उतना ही फ्री होता है, उतना ही इजी होता है जितना इजी मूवमेंट होता है वाटर का सी के अंदर। और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इस तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम एक नाम से जानते हैं और इसे हम कहते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ये कहता है ईच मेटल एटम contributes one or more electron, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, to this sea of mobile electrons या sea of free electrons। कहने का मतलब ये है कि हर एक मेटल एटम, अभी जस्ट ऊपर हमने कहा था पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस पाए जाएंगे जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। तो हर एक मेटल एटम हमारे पास एक हो सकते हैं, कई सारे भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर में कितने मेटल आयंस हैं उतने मेटल एटम्स होंगे। तो ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और ये कंट्रीब्यूट किसको करते हैं? टू दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हर एक जो मेटल एटम होता है इस पूरे अरेंजमेंट में, वो मेटल एटम कंट्रीब्यूट कर सकता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और ये कंट्रीब्यूट करता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको? टू दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके बारे में भी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया। तो जो मेटल एटम्स होते हैं, ये मेटल एटम्स एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन किसको होता है? सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब ये जो अरेंजमेंट अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया उसी को हम कहते हैं सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। हमने डिस्कशन किया था कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में मेटालिक सॉलिड्स के। अब यहाँ पे कुछ और फीचर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं मेटालिक सॉलिड्स के साथ। देखते हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में, इन फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स के बारे में, ये है द रीजन फॉर। ये रीजन के बाद मतलब डिस्कस वो हो रही है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पूरे क्रिस्टल के अंदर, वो बिल्कुल उसी तरह से फ्री होता है जैसे मूवमेंट होता है वाटर का सी में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहुत फ्री मूवमेंट होता है, तो उसी रीजन की बात यहां पे हो रही है। द रीजन फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हमें ये बात पता है कि मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और साथ ही साथ थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने की टेंडेंसी या कंडक्ट करने की टेंडेंसी, और थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट को कंडक्ट करने की टेंडेंसी। और मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। और इसके पीछे रीजन है, और ये रीजन अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। और रीजन यही होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही फ्री मूवमेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उतना ही फ्री होता है पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरे सॉलिड के अंदर, जितना फ्री मूवमेंट होता है वाटर का सी में,
इसीलिए उसे कहा जाता है सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत ही फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट काफी इजी होता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इजी मूवमेंट की वजह से जो मेटल्स के इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है ये काफी ज्यादा होती है। मतलब मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट को भी काफी ज्यादा आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ हीट को भी काफी आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट काफी इजी होता है, जिसकी वजह से हीट और करंट को कैरी करने में आसानी होती है, कंडक्ट करने में आसानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे हैव मेटालिक लस्टर एंड कलर। तो क्योंकि फ्री मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इजी मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और इसी मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यही जो मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इसी के वजह से मेटल्स के अंदर एक लस्टर होता है, एक चमक होता है, जिसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है मेटल्स का। तो यही जो इजी मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे हमने कहा था सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो डिस्कशन अभी किया था कुछ देर पहले, इसी के वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मेटल्स में एक लस्टर होता है, जैसे हम कहते हैं मेटालिक लस्टर, जैसे हम चमक कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ मेटल्स में कलर भी होता है, और ये भी कलर होता है, ये जो कलर का फॉर्मेशन होता है ये भी उसी की वजह से होता है क्योंकि इजी मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मैलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। और मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब होता है ये पावर या ये फीचर किसी मेटल की कि उसको हम या तो वायर में कन्वर्ट कर सके या तो हम पतले शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सके। ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, या तो उसको वायर में कन्वर्ट कर सके या तो हम उसको बीट कर सके थिन शीट्स के फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं मैलेबल, या इसी को हम कहते हैं डक्टाइल, या इसी को हम कहते हैं फीचर ऑफ मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। और ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है मेटल्स की। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ये जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जो बाइंडिंग फोर्सेस पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड्स। और क्योंकि ये मेटालिक बॉन्ड्स जो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर लगते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होती है मेटालिक सॉलिड्स की वो काफी हाई होती है। तो क्योंकि मेटालिक सॉलिड्स में जो बाइंडिंग फोर्सेस लगते हैं ये होते हैं हमारे मेटालिक बॉन्ड्स, और मेटालिक बॉन्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होती है मेटालिक सॉलिड्स की ये काफी हाई होती है, काफी ज्यादा होती है। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के रेंज की बात करें, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें मेटालिक सॉलिड्स की, तो इनका जो रेंज होता है ये रेंज होता है 800 केल्विन से लेकर 1000 केल्विन के बीच का। मतलब अगर हमें किसी भी मेटालिक सॉलिड को मेल्ट कराना होगा तो उसका जो रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का, ये रेंज होता है 800 केल्विन से लेकर 1000 केल्विन के बीच का। हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि बिलोंग करते हैं मेटालिक सॉलिड से। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं मेटालिक सॉलिड से, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें मेटालिक सॉलिड्स की, तो इनका रेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट का, और ये रेंज होता है 1500 केल्विन से लेकर 2000 केल्विन के बीच का। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होती है मेटालिक सॉलिड्स की ये काफी हाई होती है, और इसका जो रेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट का ये होता है 1500 केल्विन से लेकर 2000 केल्विन के बीच का। और इनका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और ये भी इसीलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग मेटालिक फोर्सेस, और इन्हीं स्ट्रॉन्ग मेटालिक फोर्सेस की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है मेटालिक सॉलिड्स की ये काफी हाई होती है, और रेंज करते हैं 1500 केल्विन से लेकर 2000 केल्विन के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, मेटालिक सॉलिड्स आर कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। अगर हम बात करें मेटालिक सॉलिड्स की, तो मेटालिक सॉलिड्स बिहेव करते हैं कंडक्टर्स की तरह। कंडक्टर्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास कर सके या कैरी कर सके। तो ये जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ये बिहेव करते हैं कंडक्टर्स की तरह, अगर हम ये सॉलिड स्टेट में भी ले लें या फिर मोल्टेन स्टेट में भी ले लें। मतलब अगर मेटालिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में है या फिर ये मोल्टेन स्टेट में है, दोनों में से किसी भी स्टेट में हो, दोनों ही स्टेट में ये बिहेव करते हैं कंडक्टर्स की तरह। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास करते हैं या कंडक्ट करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स में एग्जांपल्स जो आते हैं वो मेनली हमारे पास आते हैं मेटल्स के, जिसमें एग्जांपल आता है गोल्ड का, सिल्वर का, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन।
ये सभी हमारे मेटल्स हैं और ये जितने भी मेटल्स हैं ये सभी के सभी एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे मेटालिक सॉलिड्स में। और इनके अलावा जो एलॉयज होते हैं ये एलॉयज भी हमारे एग्जांपल्स आते हैं मेटालिक सॉलिड्स के। तो ये जो पूरा हमने डिस्कशन किया ये था मेटालिक सॉलिड्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, और फिर हमने उसके बाद लास्ट में एग्जांपल्स देखे जिसमें हमारे पास मेटल्स आ रहे हैं और उसके बाद एलॉयज भी हमारे पास एग्जांपल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा डिस्कशन हो रहा था और ये हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। और हमने पूरा क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने डिस्कस किया 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, जिसमें हमने आयनिक सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद फिर तीसरा हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया, और फिर फोर्थ हमने डिस्कस किया मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। तो ये डिस्कशन पूरा हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। ये अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, और बाकी टॉपिक्स जो आने वाले हैं चैप्टर के ये हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।